जय हिंद। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम करंट अफेयर्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। सर ये पार्ट 2 क्यों है? तो हम अभी एक पार्ट 1 कवर कर चुके हैं जिसमें हमने 1 से 15 मई के बीच के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कैसे आपके पेपर में जीके और जीएस के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने आपको करवाए थे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पार्ट 2। इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, बीच में मिस नहीं करना है। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, जीके जीएस वाले क्वेश्चंस का आपको नोट्स जरूर बनाना है। क्लियर है? इसकी मैं पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको क्विज मिलेगा इसका। क्लियर है? अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 जरूर देखना, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, 600 से ज्यादा उस पर व्यूज हो चुके हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्लियर है? देखिए, जो हमारा लेक्चर 1 आया था ना, उस पर आपके इतने ज्यादा कमेंट्स आए हैं, इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं कि हमने टारगेट रखा था कि यार चलो 1000 प्लस जब स्टूडेंट देख लेंगे तब हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं इस लेक्चर को क्रिएट करने में। ठीक है, लेकिन आपके कमेंट्स इतने जबरदस्त आए कि बस फिर इसको लेकर आना ही पड़ा। क्लियर है? तो चलिए, अगर आप सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। कंप्लीट चीजें ये सारी आपको मिल जाएंगी। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो आप हमारा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उसमें आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। क्लियर है? आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, हर एक क्वेश्चन का आपको कमेंट करना, आपको आंसर बताना है। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं, लाइव नहीं देख पा रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कमेंट जरूर करना है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से पढ़िए और इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है आपका, अफ्रीका गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? बायलिंगुअल रहेगा। बहुत से बच्चों ने हमें मैसेज किया, सर इंग्लिश में भी लेकर आइए बायलिंगुअल। ठीक है, यहां आपको हिंदी दिखेगा, यहां इंग्लिश दिखेगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका? फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए। ए है सिद्धांत गर्ग, बी है रामकरण वर्मा, सी है राज अय्यर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकरण वर्मा। क्लियर है? रामकरण वर्मा को हाल ही में अफ्रीका का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए, बात चल रही है जब अफ्रीका की, करंट में जब अफ्रीका की बात चल रही है तो इससे रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चन उठाए जाए, तो फटाफट से नजर डालते हैं जीके के क्वेश्चन पर। देखिए, अफ्रीका ही एक ऐसा है जिसकी 3 राजधानियां हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की एक राजधानी है, श्रीलंका की बात करूं एक राजधानी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानी है? तो आप बोलोगे 3 राजधानियां हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है, सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, सीपीओ में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण, डायरेक्ट पूछ लेगा दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानी है, या फिर क्वेश्चन को घुमा सकता है। ठीक है, 3 राजधानियां कैसे हैं? उसकी कार्यकारी राजधानी अलग है, न्यायिक राजधानी अलग है और विधायी राजधानी अलग है। नोट्स बनाते जाना, इसको लिखना जरूर है आपको। क्लियर है? फटाफट से लिखिए इन चीजों को, अभी लिखते जाने में आपको टाइम भी दे रहा हूं, फटाफट से इसको लिखिए। क्लियर है? ठीक है, उसकी 3 राजधानी है, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशियल अलग है और लेजिस्लेटिव अलग है। आपको इनके नाम पता होना चाहिए, प्रिटोरिया, ठीक है, ब्लोमफॉन्टेन और केप टाउन। ठीक है, ये 3 इसकी राजधानी है। मैप में आप देख पा रहे होगे, ये रहा आपका केप टाउन, पहली राजधानी। क्लियर है? सेकंड राजधानी आपकी ये रही, ठीक है, और थर्ड राजधानी आपकी ये रही, ठीक है, प्रिटोरिया। 3 राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बच्चे बच्चे को पता है, नील नदी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट बन सकता है। कहां पर स्थित है? अफ्रीका में ही है ये। क्लियर हो गया? और क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे स्टार मार्क करना। जिस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं स्टार लगाइएगा, जरूर लगाना, और आपको सुनना है, समझना है। और चीजों को हमने और बेहतर करा है। अगर आपका रिस्पॉन्स इस क्लास पर भी बहुत जबरदस्त आया, चीजों को और अच्छे तरीके से लेकर आएंगे। हर हफ्ते लेकर आएंगे करंट अफेयर्स, आपको कमेंट करते जाना है। क्लियर है? हर वीकली करंट अफेयर्स लेकर आएंगे। 15 दिन का इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन नहीं रखेंगे, हर हफ्ते लेकर आएंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा क्या टाइमिंग रखना है, क्या रखना है, उस हिसाब से लेकर आएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है आपको। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये जो तीनों रेखाएं हैं, ये तीनों रेखाएं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उससे होकर गुजरती हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले समझते हैं चीजों को। देखिए, ये आपकी कौन सी रेखा है? ये आप वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, ये आपकी है कर्क रेखा। क्लियर हो गया? ये आपकी कौन सी रेखा है? ये आपकी है सर भूमध्य रेखा। ये आपकी कौन सी रेखा है? ये है आपकी मकर रेखा। और ये क्या है सर? ये अफ्रीका महाद्वीप है। क्लियर है? तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका इकलौता ऐसा महाद्वीप है। भारत की बात करें तो भारत से सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। क्लियर हो गया? अच्छा, होता क्या है तो आपको पता होना चाहिए, इक्वेटर जो होता है, भूमध्य रेखा, वो 0 डिग्री पर बनाया जाता है।
ठीक है। और उससे 23.5 डिग्री अगर हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आपको मिलेगी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो आपको मिलेगी मकर रेखा। क्लियर हो गया? इमेजिनरी लाइन होती है, कोई रेखाएं बना नहीं रखी है, ये बात आपको पता होगा। देखिए मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल की चीजें उठाता हूं। मैं ये मानकर चलता हूं मेरे साथ वो बच्चा जुड़ा है इसने अभी तैयारी शुरू की है, और बिल्कुल बेस्ट तक लेकर जाएंगे। सीडीएस जैसे क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे बहुत अच्छे लेवल पे। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां तीनों रेखाएं पाई जाती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा? अफ्रीका। अच्छा सर ये बता क्यों रहे हो आप, और पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझते हैं। मैंने इस क्लास का नाम रखा है पेपर में आने वाली क्लास। क्यों रखा है वो आप उस चीज को समझेंगे। देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अब इनको समझेंगे, आप आंसर करेंगे कमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन इज नॉट पासिस थ्रू अफ्रीका? हिंदी वाले बच्चों के लिए इन चारों में से कौन सी रेखा अफ्रीका से पास नहीं होती है? तो अभी हम पढ़कर आए हैं, तीन होती है। कौन कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ सर होती है। इक्वेटर, हाँ सर होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हाँ सर ये भी होती है। तो ये जो डी हो गया आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये मैंने नहीं बनाया, मैंने आपके लिए ये बनाया। और ये भी कहां से बनाया? करंट में मुद्दा चल रहा था इसलिए बनाया। क्लियर है? आपने लेक्चर 1 देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन आपका देखो किस तरह से बन सकता है। बात वही है, चीजें आप समझ गए हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। शुरुआती हमारी क्लास है, ये चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। क्या कह रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू अफ्रीका? इनमें से कौन सा है जो अफ्रीका से पास होता है? सर इक्वेटर, कैंसर और कैप्रिकॉर्न। हाँ सर ये तीनों ही तो होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। समझ में आया कैसे घुमाते हैं? अच्छा बात इसकी चल रही थी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है। तो एक इंटरनेशनल डेट लाइन निर्धारित कर रखी है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। आगे क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो इसमें भी डिस्कस करेंगे। समझ में आया पेपर में आने वाली क्लास क्यों है ये? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर सनसुंदरम को किस राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? सर ये महाधिवक्ता क्या होता है पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है। एडवोकेट जनरल। क्लियर है? एडवोकेट जनरल क्या होता है? फटाफट से आप कमेंट करिएगा इसका आंसर। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और असम। आप कमेंट करिएगा इसका आंसर। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। एक होता है आपका एडवोकेट जनरल, क्लियर है, और एक होता है आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, देखिए एडवोकेट जनरल जो होता है वो किसी राज्य में नियुक्त किया जाता है, और अटॉर्नी जनरल, क्वेश्चन आते हैं पेपर में, अटॉर्नी जनरल होता है जो भारत में, भारत का जो चुना जाता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। क्लियर है? अच्छा अब ये होता क्या है? देखिए आपका जो एडवोकेट जनरल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। क्लियर है? आपका अटॉर्नी जनरल होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? अटॉर्नी जनरल जो होता है, इन चीजों को समझते जाना है। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो आपके जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीश के बराबर ही वो उनकी योग्यताएं होती हैं। समझ में आ रही है चीजें? तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या असम। बिल्कुल आप सभी के कमेंट सही आ रहे हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। क्लियर है? क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके, इनको बड़े ध्यान से देखना है, नोट डाउन जरूर करते जाना है। क्वेश्चन क्या आपका बन रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता के कार्यालय से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है जो इससे संबंधित है? आपसे पूछ सकता है आर्टिकल 165। क्लियर है? आर्टिकल 165 इससे संबंधित है। नोट्स जरूर बनाने हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके जब नोट्स बन जाएंगे ना 3-4 महीने के सारे, फिर आप एग्जाम देने जाओगे तब आप इन्हीं नोट्स को रिवाइज करना। जीके तो आप पढ़ चुके हो, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जीके आप पढ़ चुके हो। अब जिस तरीके से रिवाइज करना है स्मार्ट तरीके से, वो सभी बच्चों के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हर एग्जाम में काम आना है आपके। समझते जाना है, सीखते जाना है, आपको आती है चीजें बहुत अच्छा है, कमेंट करते जाना है। ठीक है, अगला आपसे क्या पूछ सकता है? कौन सा लेख भारत के महान्यायवादी के कार्यालय से संबंधित है? विच आर्टिकल डील विद द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 76। क्या ये आपको दिख रहा है? आर्टिकल 76 दिख रहा है? 76 है, ठीक है, जो मेरे बैक पे आ रहा है। कौन सा आर्टिकल? 76। आर्टिकल 76 इससे संबंधित है। क्लियर हो गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि जो महाधिवक्ता भी बताया उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका है, किस देश के चिड़ियाघर में माउंट बोगो शिशु का जन्म हुआ? फटाफट से कमेंट करके बताइए। अभी करंट के क्वेश्चन है सारे आपके, फटाफट से बताइए। नेक्स्ट वीक का भी करंट लेकर आएंगे, मुझे कमेंट कर देना। किस देश के चिड़ियाघर में माउंट बोगो शिशु का जन्म हुआ?
जापान, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया या रूस? क्या हो जाएगा? पोलैंड इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये माउंट बोगो है क्या? देखिए कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर आ गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम बचे हैं, तो अभी इसके एक शिशु का जन्म हुआ है, इसलिए ये खबरों में बहुत ज्यादा चला। पोलैंड करेक्ट आंसर है। सर जब करंट में पोलैंड की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, हम उन पे एक नजर मारते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है? किस देश पर जर्मनी के आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पोलैंड का नाम वहीं पर था। समझ पा रहे हैं? तो आप समझेंगे कि किस देश पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली तौर पर शुरू हो गया था, तो पोलैंड इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैप में देखिए तो आपका यह है जर्मनी, क्लियर है, और ये है आपका पोलैंड, क्लियर है। ये आपका हो गया सोवियत संघ, जिसे हम रशिया कहते हैं। नीचे को आओगे तो आप चाइना, मेरे नीचे फिर इंडिया आ जाएगा। क्लियर हो गया? समझ पा रहे हैं मैप में? और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939। क्लियर है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1939। क्लियर है? और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? अमेरिका ने जापान पर एटम बम का इस्तेमाल कब किया? आपको पता होना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछ सकता है, कब किया था? 6 अगस्त 1945 को। कब किया था? 6 अगस्त 1945 को। अच्छा एक चीज और, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939। अब आपसे पूछ सकता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 सितंबर। कब हो जाएगा? 2 सितंबर 1945। ठीक है, इस चीज को आप जरूर नोट कर लेंगे। 1 सितंबर को शुरू हुआ था, 2 सितंबर को खत्म। लेकिन यह सितंबर कौन सा था? जब अमेरिका ने परमाणु बम डाल दिया था, अगस्त 45 में। आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स का। भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? देखिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती रहती हैं भारत की कई देशों के साथ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मालाबार एक्सरसाइज, कई सारी डिस्कस की थी। अब इसमें हम नेवी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। क्या आंसर हो जाएगा? इंडोनेशिया। इंडिया एंड विच कंट्री नेवी हैज कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज इन अरेबियन सी? क्लियर है? इंग्लिश वाले बच्चे भी नोट्स बनाते रहेंगे, चीजों को देखते रहेंगे, और इंग्लिश वाले बच्चे ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करेंगे, अपने सभी दोस्तों को लेकर आना है ताकि हम इस चीज को कंटिन्यू रख सकें। क्लियर हो गया? चलिए इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो मैंने इंडियन नेवी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो सारी आपके सामने लेकर आ गया हूं। इनको फटाफट से लिखिएगा या स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहिएगा। ठीक है, फटाफट से इसको लिखिएगा और अभी हम इनको एक बारी में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये केवल नौसेना से संबंधित है। अब किस तरह से? पार्टनर नेशन मैंने यहां लिख दिए हैं। पार्टनर नेशन मतलब भारत के साथ इस देश से अभ्यास हुआ था, जैसे कि ओमान, वियतनाम। तो आप समझ जाना है भारत और वियतनाम के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम क्या है? ये रहा। समझ पा रहे हैं? ओमान के साथ जो हुआ था वो क्या था? नसीम अल बहार। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। रशिया और इंडिया के बीच जो नेवी एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? इंदिरा नेवी। श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो नेवी एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? SLINEX, स्लीनेक्स। क्लियर हो गया? सिंगापुर और इंडिया के साथ जो दोनों देश मिलकर जो नेवी एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम क्या है? सिम्बेक्स। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। एक ये सिम्बेक्स इंपॉर्टेंट है, म्यांमार वाला इंपॉर्टेंट है, ओमान वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फ्रांस वाला आपको पता होना चाहिए, रशिया वाला आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका वाला पता होना चाहिए। पेपर में बहुत बार पूछे गए ये। क्लियर है? और बाकी मैंने ये सारे इसमें डाल दिए आपके। ठीक है, और ये यूके वाला आपको शायद पीछे दिख नहीं रहा होगा, स्पेलिंग है KONKAN, कोनकन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट लेक्चर देखना है आपको। ये मानकर चलिए आप करंट तो सीख ही रहे हैं। देखिए डेली करंट लाने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे बोलते हैं सर डेली का करंट लाइए, कोई फायदा नहीं है। मैं वही डेली के 10 आपके लिए लेकर आऊंगा, उन 10 में से 5 बकवास बातें होंगी, 5 में दम होगा। क्या फायदा उस चीज का कराने का? मुझे भी कुछ ना कुछ घुमा फिरा के लाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है ना कि यार सर डेली के 10 मत लाइए। अगर डेली की 5 खबरें भी इंपॉर्टेंट बनती हैं, 4 खबरें भी इंपॉर्टेंट बनती है, तब भी 7 चौक 28, लगभग 25-30 क्वेश्चन बन जाते हैं एक हफ्ते के। तो हम वीकली करेंगे। बाकी मैथ करिए, रीजनिंग करिए, कई चीजें करने के लिए। करंट अफेयर्स हर हफ्ते देखिए। समझ रहे हैं? तो ये समझदारी आप में होनी चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना। जिन बच्चे तैयारी कर चुके हैं उनको पता होगा इस चीज का। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स लाऊंगा, आप मेरे पे छोड़ दीजिए। करंट अफेयर्स आपका मेरा जिम्मा है, मैं आपको हर हफ्ते कराऊंगा। प्लस करंट के साथ साथ आपकी जीके भी स्ट्रॉन्ग हो रही होगी।
वो जो पेपर में आने वाली है, सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपके पेपर में, यहीं से आएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में निम्न में से किसे कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया, अपॉइंट किया है? अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोस जे कटूर। बिल्कुल, फटाफट से बताइए, इस सवाल का ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जोस जे कटूर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें आरबीआई से रिलेटेड लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। ये जरूरी नहीं है कि सर हर बार आरबीआई आएगा तो क्या करंट के जीके क्वेश्चन भी वही रखेंगे, नहीं, क्वेश्चन को हम अपडेट करके लाते रहेंगे, आपको बस नोट्स बनाना है। धीरे धीरे आप छोटी छोटी मेहनत करेंगे ना, एक समय ऐसा आएगा बहुत अच्छे तरीके की आपकी जीके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाली होगी वो रेडी हो जाएगी। बच्चे मुझे भेजते हैं अपनी नोट्स के, सर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है यार, आपको भी करना है। क्लियर है? फटाफट से देखिए, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। आप समझ तो गए हैं ना क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? मैंने आपको अफ्रीका वाला क्वेश्चन दिखा दिया था, कैसे आए हुए हैं पेपर में। क्लियर हो गया? चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स चल रहा है अब यहाँ पर। ठीक है, कब हुआ था? 1949 में। पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे? देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था भारत के आरबीआई गवर्नर कौन थे पहले। अब डिस्कस कर रहे हैं कि भारतीय गवर्नर कौन थे, ये भी पूछा जाता है। तो सीडी देशमुख इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और आपको समझनी है, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1935 में आपकी आरबीआई आई थी, उसके 2 साल बाद 1937 में कलकत्ता में आया था। ठीक है, कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था, बाद में इसको कहां पर लेकर आ गया है? मुंबई में, और अब ये मुंबई में ही है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से पढ़िए क्वेश्चन और इसका कमेंट करिए, फटाफट से पढ़िए इसको। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है? 100% पाइप कनेक्शन का जो गोल है वो अचीव किया है किसने? पुडुचेरी, झारखंड, महाराष्ट्र या राजस्थान? फटाफट से पढ़िए और इसका आंसर करिए, क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पुडुचेरी ने। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, सर जल की बात हो रही है तो जल से रिलेटेड कुछ संधियां देखी जाए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी आ गया अब आपका। अभी हमने पॉलिटी देखा, सर हिस्ट्री देखा, ज्योग्राफी देखा, इकोनॉमिक्स भी देखा, अब हम आगे किसमें? ज्योग्राफी। कंप्लीट आपका रिवाइज हो रहा है, कंप्लीट रिवाइज हो रहा है। ठीक है, बने रहिए क्लास में और रेगुलर क्लास देखना है, लाइव देखिए, अलग ही मजा आता है जब कमेंट करते हैं और वो चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? बेरिंग जल संधि अलग करता है किसको? तो ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। ये जल संधि आपसे पूछी जाती है। अब मैप में देखें तो आप समझेंगे ये आपका रशिया है। अच्छा, हम कभी भी मैप देखते हैं तो आप मैप को सामने देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर ये राइट हैंड है और राइट साइड में रशिया दिखेगा आपको और इस साइड अमेरिका दिखेगा, लेकिन ऐसा रियल में तो नहीं है। गोल है, सर्कल में है, तो ये चीज को आपको समझना है। ये जो मैप है इसको अगर मैं यहां से अलग कर दूं ऐसे, तो आप देखेंगे इस साइड रशिया जाएगा, इस साइड तो आप देखेंगे, देखिए ये जो इस साइड को आपका रशिया जा रहा है इधर को, ठीक है, तो आगे ही अमेरिका है। लेकिन अब जब आप उसको पूरा कवर करके देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। समझ पा रहे हैं? ये दिखा क्यों रहा हूं आपको? ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जो बेरिंग जल संधि आपकी वो यहीं पर है। क्लियर है? बेरिंग जल संधि यहीं पर है। देखिए ये है आपकी बेरिंग जल संधि। ठीक है, और ये करता क्या है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। आर्कटिक महासागर सर हमारा ये रहा और प्रशांत महासागर सर हमारा ये रहा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन बनता है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर जल संधि क्या होता है? कोई भी दो कॉन्टिनेंट, दो देशों को जो बीच में से जल के द्वारा उसको अलग कर दिया जाता है तो उसे हम जल संधि कहते हैं। ठीक है, उनके नाम डाल दिए जाते हैं, पाक जल संधि। ठीक है, अभी हम पढ़कर आए क्या? बेरिंग जल संधि। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पाक जल संधि वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देना। स्टार मार्क का मतलब है ये तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, ये भारत का मैप है, ये हमारा प्यारा तमिलनाडु। क्लियर है? और ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, इनको ये जो जल संधि जा रही है ये, इसको नाम क्या दे रखा है? पाक जल संधि। क्लियर है? तो भारत और श्रीलंका को अलग कर दिया पाक जल संधि। ज्योग्राफी में बहुत बार क्वेश्चन, सीजीएल, सीपीओ, एसएससी के सारे एग्जामों में आ रहे, ग्रुप डी में भी। समझ पा रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? फटाफट से कमेंट करिए। कमेंट क्या करना आपको तो दिख ही रहा है, फटाफट से कमेंट करिए। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो यह है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। देखिए ये आपने बहुत बार सुना होगा। जिब्राल्टर जल संधि किससे संबंधित है?
भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से। क्लियर है? कहां पर है? देखिए ये मैंने ये सर्कल कर रखा है, ये है आपका। क्लियर हो गया? ये है आपका क्या? जिब्राल्टर जल संधि। नोट्स बनाते जाना, आपको लिखना जरूर है इन चीजों को। पसंद आ रहा है लेक्चर तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको लेक्चर कितना पसंद आ रहा है। जितना उतनी ही ज्यादा मेहनत करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये इमेजेस नहीं डाली थी, इस लेक्चर में मैंने इमेजेस ऐड कर दी। और बढ़िया रहेगा, कुछ 3D में लेकर आएंगे, मतलब आपको जितना आसान तरीके से समझ में आए वैसे लाऊंगा, लेकिन उतना उस मेहनत का उतना एफर्ट भी तो मिलना चाहिए। लाइक कर दीजिए फटाफट से, मुझे पता चले कि हाँ यार आपको लेक्चर पसंद आ रहा है और आप रेगुलर देख रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो ये कहने वाला कौन है? कहने वाला कौन है जिसकी खुद की जनसंख्या भी विश्व में सबसे ज्यादा है? चाइना। क्लियर है? क्या इस सवाल का आंसर हो जाएगा? चाइना। क्लियर है? अच्छा सर, जब जनसंख्या की बात आ रही है तो क्यों ना इससे रिलेटेड कोई जीके जीएस उठाई जाए। बिल्कुल उठाई जाए। नोट करिए, सर्वाधिक घनत्व वाली जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्लियर है? लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक घनत्व वाली जनसंख्या, इसको नोट करेंगे बिगिनर बच्चे जो बेसिक से कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा, जनसंख्या घनत्व वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बिहार। क्लियर है? बिहार है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में पहली जनगणना आयोजित कराई गई थी। क्लियर है? 1872 में। क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय हमारे वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब पहली जनगणना हुई उस समय वायसराय कौन थे? आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर की, अगर किरण की बुक लगाई है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लगाई है, तो आप वहां ये क्वेश्चन देखेंगे और अभी आपके करंट से रिलेट हो रहे हैं। क्लियर है? अगला है आपका, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? अगर मैं बात करूं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1951 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 4 ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, ऑप्शन ए दे देगा, एक आंसर होगा उसमें 1951। समझ पा रहे हैं? वन लाइनर में चल रहा है, कैसे आएंगे आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्यान्न पुरस्कार मिला है? विच ग्लोबल न्यूट्रिशनिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन डॉक्टर हैज रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड अवार्ड ऑफ द ईयर 2021? किस डॉक्टर को यह अवार्ड मिला है? 4 ऑप्शन है, फटाफट से पढ़िए और कमेंट करते जाइए। फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए इसका। अजीत कुमार, अली घोष, मेघा, दीक्षा, प्रमोद, फटाफट से कमेंट करिए। नेहा, आकाश, रविंदर, रंजना, आकाश, फटाफट से कमेंट करिए क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ये सारे बच्चे लास्ट क्लास में अपने लाइव थे, फटाफट से कमेंट करिए। बिल्कुल ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको वर्ल्ड खाद्यान्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर जब फूड से रिलेटेड बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, बिल्कुल फटाफट से नोट करिए, फटाफट से नोट करिए। विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम का मुख्यालय कहां है? तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? कहां पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है सर रोम इटली में। ठीक है? कौन सा राज्य बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन करता है? तो भारत की बात की जाए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा करता है। विश्व खाद्यान्न दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए मैं एक बात का आपके से वादा करता हूं कि जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा उस दिन आप जीके के क्वेश्चन देखना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी के दाएं बाएं घूमते हुए दिख रहे होंगे, मैक्सिमम दिख रहे होंगे। और वो बच्चे जो इस लेक्चर को अभी जब देख रहे हैं, जब आपका एग्जाम हो गया है, मतलब कि अब ये लेक्चर आप 3 महीने बाद देख रहे हैं, 4 महीने बाद देख रहे हैं, तब आप नोटिस करना कि यार यही तो क्वेश्चन आए थे पेपर में। मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखा भी रखा था प्रूफ के साथ। तो इस बात पे भरोसा करके चलना है और उसी तरीके से पढ़ना है। बहुत मेहनत से आपके लिए चीजें लेकर आया हूँ, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। क्या प्रीवियस ईयर में आया था, कैसे आया था, आपको डायरेक्ट मिल रहा है और बिल्कुल पूरी तरह से फ्री मिल रहा है। बस ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, उतनी ज्यादा मेहनत करके आपके लिए लेकर आएंगे। क्लियर है? और चीजें क्या बन सकते हैं वो देखिए। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी कवर हो रहा है, अपकमिंग एग्जाम का भी कवर हो रहा है और करंट के क्वेश्चन भी जीके से कवर हो रहे हैं। क्लियर है? फटाफट से देखिए, देखिए इस चीज को समझते हैं। श्वेत क्रांति जो थी, देखिए कई सारी हमारी क्रांतियां आई, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति, काली क्रांति, ये सारी क्या आई? किसी भी प्रोडक्शन को अगर आप उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक क्रांति डिसाइड कर दीजिए कि चलो यार इस 5 साल हम इस चीज पर काम करेंगे।
ठीक है, तो उनके नाम दिए गए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है उन पे डिस्कस करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है सर, दूध के उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के प्रोडक्शन से संबंधित है। समझ में आया। क्वेश्चन अगला ये पूछा जा सकता है कि सर व्हाइट रेवोल्यूशन किसने शुरू किया था, किसने प्रारंभ किया था, या व्हाइट रेवोल्यूशन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन का श्रेय किसे दिया जाता है, वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। नोट डाउन करते जाना है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये भी दूध से ही संबंधित है, दूध के उत्पादन से। क्लियर है। इस अब ये नाम आ रहा है ज्यादातर पेपर में, अभी के जो हाल के एग्जाम हुए उसमें व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं बोलते, उसमें बोलते ऑपरेशन फ्लड। समझ पा रहे, ब्रैकेट में आपको लिखना है। अगला हरित क्रांति पढ़ा है आपने, 5 ईयर प्लान्स में पढ़ा है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हरित क्रांति किससे संबंधित है सर, हरित क्रांति फूड से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, फूड से संबंधित है। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड से संबंधित है। क्लियर हो गया। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें कौन इसको लेकर आया था, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग। क्लियर है, ये वर्ल्ड वाइड थे। अगर हम भारत की बात करें तो कौन लाया था, MS स्वामीनाथन। क्लियर है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की नजर में भी और आपके आने वाले एग्जाम की नजर में भी। क्लियर हो रहा है। हरित क्रांति भारत में बात करें तो MS स्वामीनाथन लाए थे। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये दो चीजें। काली क्रांति किससे रिलेटेड है आपको पता नहीं होगा, काली क्रांति किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम उत्पाद से। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्लियर है, माइंड में रहेगा, याद रहेगा। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो फिश प्रोडक्शन। क्लियर है, मत्स्य उत्पाद जो होता है उससे संबंधित है क्या, नीली क्रांति। समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए सिर्फ एक करंट के क्वेश्चन की वजह से। वजह ही तो चाहिए होती है कुछ भी करने के लिए, वजह मैं आपको दे रहा हूं, पढ़ा मैं आपको रहा हूं, पढ़ना आपको है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से पढ़िए और कमेंट करिए। हाल ही में किसे लाइफ इन दी क्लॉक टावर वैली नामक पुस्तक लिखी है, हाल ही में किसने ये बुक लिखी है, फटाफट से बताइए किसने लिखी है। इंद्राणी मजूमदार, कल्कि कोचलिन, शकुर राथेर, या सभी। सभी तो नहीं होगा, फटाफट से बताइए ABC में से क्या आपका आंसर हो जाएगा। Who has recently written a book called Life in the Clock Tower Valley? अच्छा, ये बुक की अगर हम बात करें लाइफ इन दी क्लॉक टावर वैली, तो ये बुक कश्मीर के इशू से रिलेट करती है, कश्मीर के पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, और वहां के नेचुरल जो है इन्वायरमेंटल इशू उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर हम इस बुक की बात करें तो ये कश्मीर इशू पर रिलेट करती है। क्लियर हो गया। इसके लेखक कौन है, शकुर राथेर इसके लेखक है। क्लियर है। अच्छा, ये बुक चल रही है तो इससे रिलेटेड हम कुछ बुक्स को देखते हैं। कौन सी बुक सर, उन बुक्स को देखते हैं जो 2021 में, अभी 2021 में लिखी गई हैं। फटाफट से नजर मारिए और इनको नोट डाउन करिए। क्लियर है। स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया आपका, मिसलेनियस जीके जो हो जाता है बुक्स, हम उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। कंप्लीट पैक मिल रहा है आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ, कंप्लीट जीके जीएस भी रिवाइज हो रहा है। कहीं नहीं मिलेगी ऐसी क्लास आपको, और इस तरीके की नहीं मिलेगी, मैं दावा दे सकता हूं इस बात का आपको। फटाफट से देखिए, द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ घोष। क्लियर है। हिंदी वाले बच्चे भी इसको लिखेंगे। अब मैं हिंदी में क्या इसको ये लिखूं, दा लिखो फिर सारे, द लिविंग माउंटेन। हाँ, इतना तो चलता है ना। ठीक है, बाकी हिंदी मैंने ये ऑथर के नाम हिंदी में कर दिए। ठीक है, द लिविंग माउंटेन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, अमिताभ घोष। लिखते जाना और सुनते जाना है, सुनते सुनते भी चीजें याद हो जाती हैं। इस आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इसके लेखक कौन है, दलाई लामा। क्लियर है। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, इसके लेखक कौन है, समीर सोनी। ठीक है। अच्छा देखिए, इसी से रिलेटेड एक और बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, के लेखक कौन, आपको कमेंट करना है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन, आपको कमेंट करके बताना है सर ये लेखक है उसको, फटाफट से कमेंट करके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, शशि थरूर। इनकी बुक्स बहुत पूछी जाती है पेपरों में। ठीक है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसने लिखी है, शशि थरूर ने। क्लियर हो गया। चलिए, तो जो आपका क्वेश्चन था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसके लेखक कौन है, फादर ऑफ नेशन, जो हमारे देश के पिता भी हैं। चलिए, समझ गए होंगे आप सारे। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा है, फटाफट से बताइए। पावर फ्लाई 200, सी फ्लाई, फटाफट से बताइए आप। सब ठीक चल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मे फ्लावर 400। ठीक है,
मे फ्लावर 400 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर अटलांटिक की बात चल रही है करंट में, सर अभी अटलांटिक की बात चलिए तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो आपके पेपरों में आए हुए हैं। देखिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन को। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है आपसे पूछ लिया जाए तो आप फटाफट से टिक कर देंगे अटलांटिक महासागर। क्लियर है। द बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड, तो कौन सा है सबसे बिजी? अटलांटिक ओशन। क्लियर हो गया। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। सर अगर वर्ल्ड मैप में बात करें कहां है अटलांटिक महासागर, तो ये है हमारा मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा हिंद महासागर, ठीक है, ये है आपका आर्कटिक ओशन, ये है आपका साउदर्न ओशन और ये है आपका अटलांटिक ओशन। क्लियर है। जो आपको यहां देखते हैं उत्तर अमेरिका और जो दक्षिण अमेरिका, ठीक है, इस साइड का ओशन कौन सा है आपका? बिल्कुल अटलांटिक महासागर है। अच्छा महासागर की बात चलिए तो इसको एक बार रैंकिंग में भी देख लेते हैं। फटाफट से नजर मारिए रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन सा आता है सबसे बड़ा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन आ जाता है। क्लियर है। कहां है पैसिफिक ओशन? ये है। अच्छा शुरुआत में हमने बात करी थी इंटरनेशनल डे लाइन की, पहले क्वेश्चन में थी ना शायद इंटरनेशनल डे लाइन, उसको देखते हैं। देखिए अब यहां आगे मैं आपको यहां समझा सकता हूं। ये जा रहा है आपका, ये है इंटरनेशनल डे लाइन, यहां पर समझ पा रहे हैं? अगर मैं इस हिस्से को यहां पर जोड़ दूं ये पूरे पे, ठीक है, तो ये यहां पर लाइन जा रही है, ये है इंटरनेशनल डे लाइन। क्लियर हो गया। ये आपके ये है इंटरनेशनल डे लाइन, ये यहां से जा रही है, अगर मैं सही हूं तो। हाँ मैं जा रहा, हाँ बिल्कुल ये यहां से जा रही है इंटरनेशनल डे लाइन। क्लियर है। आगे कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे अटलांटिक महासागर, थर्ड पे हिंद महासागर, चौथे पर दक्षिणी और पांचवें पर आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। पांचों महासागर ये है। क्लियर है। ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम देश के नाम से पड़ा? तो प्राउड होना चाहिए आपको, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। क्लियर है। ये रहा। चलिए अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक का, अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आप कंप्लीट चीजें देखते जा रहे हैं, इसको फटाफट से लाइक करिए। अगला क्वेश्चन है आपका, फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित करने का निर्णय लिया है? Which country has decided to establish the COVID-19 dividing line on Mount Everest? किसने लिया है? नेपाल, चाइना, इंडिया, और देखिए नाम भी यही है, नेपाल, इंडिया, चाइना। ये तो मैं रिलेट कर रहा था कैसे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है तो उसके आसपास के देशों ने ही सोचा होगा। समझ पा रहे? एक वो थिंकिंग लेकर आया करिए। गला खराब हो रखा है। चलिए क्या आंसर हो जाएगा? चाइना इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। क्लियर है। चाइना इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, आपके पेपर में बिल्कुल आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। कोविड-19 विभाजन रेखा स्थापित की है चाइना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था। तो पहले व्यक्ति कौन थे? शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट पेरी जो है वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। नोट करते जाना है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अमुंडसेन, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, साउथ पोल पर या नॉर्थ पोल पर। ठीक है, आगे भी डिटेल में करेंगे, हर क्लास में हम इन क्वेश्चंस को लिया करेंगे अलग अलग तरह के। ठीक है, जीके भी आपकी बहुत अच्छी हो रही होगी। और चीजें देखते हैं। अच्छा ये जानना आपको बहुत जरूरी है, माउंट एवरेस्ट के बाद अन्य ऊंचे पहाड़। माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग ये है, इसके बाद कौन कौन से आते हैं मैंने कंप्लीट रैंकिंग आपको दे दी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सा आता है? K2 सेकंड नंबर पे आता है। इसके बाद अगर माउंट एवरेस्ट को हटा दे तो पहले नंबर पर K2, फिर कंचनजंगा, फिर आपका ये लोत्सो और फिर आपका मकालू। क्लियर है, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये आ जाएगा फोर्थ नंबर पे। क्लियर है। K2 कहां पर है? ये आपका POK, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां। कंचनजंगा भारत में। क्लियर है, भारत की सबसे ऊंचा पूछा जाए तो K2 होता है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। POK में आ जाता है, POK के हटा के देखा जाए तो कंचनजंगा। क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और समझने वाली है, इसको आपको लिखना है, यहां पर नहीं बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा। फटाफट से लिखिए इसको, सागर माथा। ठीक है, आपसे पूछी जाए नेपाल की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा सागर माथा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट भी बात वही है, सागर माथा या फिर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एक ही बात है, समझ में आ रही है? नोट्स बनाते ही जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा।
ऐप को डाउनलोड करिए, वहां आपको क्विज मिल जाती है करंट अफेयर्स की। क्लियर है? चलिए, पुलिसिया एकेडमी सर्च करना गूगल प्ले स्टोर पे, वहां आपको ऐप मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहां पहली ब्रिक्स ईडब्ल्यूजी बैठक आयोजित हुई? 2021। कहां पर आयोजित हुई? तो न्यू दिल्ली इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, ये ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स को देखते हैं एक नजर में, आप तुरंत समझ जाएंगे। सर, बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। दिख रहा है आपको? ठीक है, ब्रिक्स क्या है? एक समूह है, किन देशों का? इन 5 देशों का। पहले ये ब्रिक्स नहीं था, पहले ये केवल ब्रिक था। ठीक है, साउथ अफ्रीका इसमें बाद में आकर जुड़ा है। ठीक है, नाम भी देखिए, ब्रिक्स भी काफी मतलब एक इनकरेजिंग का, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ब्रिक्स इन 5 देशों का समूह है, समझ गए? अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ब्रिक्स कब आया, क्या आया, उसको देखते हैं। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 2009। ठीक है, देखिए ब्रिक्स को जब बनाया जा रहा था, ब्रिक्स नहीं, एस तो बाद में आया, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जब बनाया जा रहा था तो ये कब से सोचा जा रहा था? 2006 से। सन 2006 से प्लान किया जा रहा था। ऑफिशियल तौर पर जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 2009 में। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भारत इसका मेंबर है। ठीक है, भारत ने अभी आयोजित किया है, तो ब्रिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लास्ट क्लास को अगर आपने पूरा देखा तो आप मेरे कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, मैं किस कॉन्सेप्ट पे काम करता हूं। प्रूफ भी आपको दिखाए हैं, और आपका पेपर हो जाएगा, आप खुद इस चीज को डंके की चोट पे बोलेंगे, हाँ सर ने जो पढ़ाया था, जिस तरीके से बताया था, वही चीजें आ रही है पेपर में, गारंटेड आएंगी, लिख के दे सकता हूं। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? तो दक्षिण अफ्रीका सन 2010 में ब्रिक्स का सदस्य बना था। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, क्या कि ब्रिक्स देशों द्वारा चलाए जा रहे जो बैंक, उनके द्वारा चलाया जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। क्लियर है? चीजें दिख रही है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, ये आपको नया दिख रहा हो तो बैंक। ठीक है, कब हुई थी? 2014 में। समझ में आ गया? 6 में बात चल रही थी, लेकिन 9 में ऑफिशियली मीटिंग हुई थी। क्लियर है? विदेश मंत्री जो होते हैं हमारे, वो इन पे मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, 5 देशों के। आपने देखा भी होगा। किस देश में स्थित सीनाबंग पर्वत का ज्वालामुखी फट गया? किस देश में स्थित ये ज्वालामुखी पर्वत फट गया है? इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका या नेपाल? फटाफट से कमेंट करिएगा इसका आंसर, कमेंट करिए, कमेंट करिए। बिल्कुल, ए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्लियर है? कहां का वेलकैनो जो है वो फट गया है? वो है इंडोनेशिया। अच्छा, वेलकैनो की बात हो रही है, वोल्केनो की बात हो रही है, तो चलिए इसको देख लेते हैं एक नजर में कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्वेश्चन बने हुए हैं, उनको देखते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? आपकी जो सीआईएसएफ का एग्जाम होने वाला है ना, मैं गारंटी दे सकता हूं इस लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे? आप बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों में हमारी जीके की क्लास, आपकी साइंस की क्लास, ये भी आने वाली है। ठीक है, बहुत एक नंबर तरीके से आप पढ़ेंगे। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु। क्लियर हो क्या? ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर का उठा के डाला है। तो आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। भाई आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आते नहीं है, आए हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर। कैसा दिखता है सर? ये रहा। जो आप देखते हैं ना, ये कोई ज्वालामुखी पर्वत है तो इसके ये शेप से बन जाते हैं, ये वाली, ये। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? अगर हम वोल्केनो की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है सर? जो ज्वालामुखी का पर्वत है, तो कौन सा पर्वत है? माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वाला पर्वत है। समझ में आ रहा है? नोट्स बनाते जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और एंड में आपके लिए एक चीज भी है। अगला क्वेश्चन, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? किसने शपथ ली? पहले भी वही थे, बिल्कुल, केपी शर्मा। नो डाउट, नो डाउट, केपी शर्मा। क्लियर है? नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में केपी शर्मा जी ने शपथ ली। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेपाल से ही रिलेटेड, फिर क्वेश्चन उठाएंगे जीके जीएस के क्या बन सकते हैं हमारे पड़ोसी देश से। नेपाल में माउंट पुमेरी को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? इंडियन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। ठीक है, नेपाल में माउंट पुमेरी को फतेह करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो क्या हो जाएगा? हिमा दास? नहीं सर। आशा? नहीं सर। आंसर क्या हो जाएगा?
बलजीत कौर, सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलजीत कौर। क्लियर है, बलजीत कौर जो है वो पहली महिला बन गई है जिन्होंने इस माउंटेन को फतेह किया है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? जो बौद्ध धर्म है वो किस शासक के समय पर आया था नेपाल में? तो अशोक इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक के समय में। देखिए आपको मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था, अगर आप फॉलो कर रहे हैं शुरुआत से तो आपको पता होगा क्या हुआ था। अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया था तो अशोक ने ही बौद्ध धर्म को इंटरनेशनल धर्म बना दिया था। जो बौद्ध धर्म इतना फेमस है, जैन धर्म इतना नहीं है, बौद्ध धर्म क्यों इतना फेमस है? नेपाल में देखिए, श्रीलंका में देखिए, चाइना में देखिए, इंडिया में देखिए, ठीक है। क्यों इतना फेमस है? क्योंकि अशोक ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे फैलाया था। समझ पा रहे, इसलिए बौद्ध धर्म बहुत फेमस है और ये इंटरनेशनल धर्म आप बोल सकते हैं, पूरे विश्व में ये फेमस है। हुआ क्या था, अशोक ने अपने बच्चों को भी, अपने बेटे और अपनी बेटी को श्रीलंका भेज दिया था उस समय, अशोक के टाइम पर, कि जाओ आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, चलो। अपने बेटे से बोला क्या कर रहे हो आप? बेटे ने बोला सर मैं पबजी खेल रहा हूं। बेटी से बोला आप क्या कर रहे हो? सर मैं, तो अशोक की बेटी ने बोला सर मैं टिकटॉक पे वीडियो बना रही हूँ। चलो जाओ, दोनों को कहां भेज दिया? श्रीलंका। जाओ श्रीलंका में जाकर और बौद्ध धर्म का प्रचार करो। अशोक ने अलग अलग लोगों को देश के हर जगह भेजा, जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार करो। इसलिए बौद्ध धर्म इतना फेमस हुआ। आप हिस्ट्री की क्लास में मैंने आपको समझाया, ये जिन जो बच्चे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो अभी कमेंट करिए, आपने करा भी होगा। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी सागर माथा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, और अभी मैं समझा चुका हूं सागर माथा किसका नाम है, आपको पता होगा। और समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत आराम से समझाऊंगा। फटाफट से देखिए, लिखना बंद कर दीजिए, अभी लिखिए मत, आप लिखिए मत, इसको समझिए। पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं और हर बार आता है, बच्चे गलती कर देते हैं, बड़े ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। क्या है, कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन ये आता है, लेकिन इसलिए नहीं, जो मैंने आपको बोला लिखना बंद करिए। लिखना बंद इसलिए करिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि नेपाल जो है, ये रहा मैप में देख रहे हैं आप, ये है आपका नेपाल। क्लियर है, इसको बड़े ध्यान से समझाऊंगा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम 80% बच्चे, 100 बच्चों से मैं पूछूंगा तो 80 बच्चे गलतियां कर देंगे। देखिए नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो ये रहा उत्तराखंड, पहला हो गया, ठीक है। सेकंड उत्तर प्रदेश, ये हो गया। तीसरे नंबर पर बिहार हो गया। चौथे नंबर पर कौन हो जाएगा आपका? वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल, ये भी लगता है, देखिए ये इसकी सीमा लग रही है, मैंने ये हाईलाइट भी कर रखा है, ठीक है। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये जो वेस्ट बंगाल की सीमा है ये भी नेपाल से लगती है। और पांचवा हो गया सिक्किम। बताने वाली बात क्या है, ये जो आपका WB है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा भी नेपाल से लगती है। पेपर में क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, नेपाल की सीमा इसमें से किस देश के साथ लगती है या नहीं लगती है? तो उसमें वेस्ट बंगाल भी होता है, बच्चे वेस्ट बंगाल पे टिक कर देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5 राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, हमने पांचों डिस्कस कर दिए। आगे कभी भूटान की बात आएगी उसको डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की बात आएगी उसके डिस्कस करेंगे, ये जो बाउंड्री वाले क्वेश्चन आते हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया? 5 राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। किस देश में कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी का साइबर हमले के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई? सर ये हमला क्या है? देखिए कैसे कैसे हमले आ गए। पहले चलता था भाई कि हमला कर दिया उस राजा ने, फिर था एक परमाणु हमला कर दिया, अब हमला क्या है? साइबर हमला कर दिया, साइबर क्राइम, कंप्यूटर से ले साइबर हमला कर दिया, ठीक है। तो इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई, ऐसा कौन से देश की थी? तो अमेरिका इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किस देश में कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी? तो अमेरिका। क्लियर हो गया? कंप्यूटर की बात हो रही है, साइबर हमले की बात हो रही है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी अगर आया कंप्यूटर का क्वेश्चन तो यही बनेगा, उस पर नजर डालते हैं। फटाफट से देखिए, फटाफट से देखिए। क्लास को इसको बनाने में ना आप हर हफ्ते लेकर आया करूंगा, पूरे हफ्ते का इसमें रिसर्च लग जाता है, तब ये चीज तैयार होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री नोट्स आपको मिलेंगे, फ्री क्विज मिलेगा आपको, ठीक है, फ्री PDF मिलेगा, इसका क्लास नोट भी फ्री। बस आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए, हर जगह इसको शेयर करिए ना, मैक्सिमम बच्चों को लेकर आइए ताकि मैं और अच्छे से ला सकूं। क्लियर है? हर तीसरे दिन भी लेकर आ जाया करेंगे हम बढ़िया तरीके से, लेकिन वो रिस्पॉन्स आपकी जिम्मेदारी है। आप 500 बच्चे भी अगर इसको देख रहे हैं तो ये आप 500 की जिम्मेदारी बनती है ना, कि यार सर इतना एफर्ट लगा रहे हैं, मुझे बस इसको शेयर ही तो करना है।
खत्म होती है तुरंत शेयर करिए सभी में, बताइए भी कि यार देखना शुरू कर, बहुत बढ़िया है। क्लियर है? देखिए अब इसको समझिए। व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो भाई व्यवसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवैक्स था। कौन सा था? यूनिवैक्स। नोट्स बना के लिखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको समझना है। क्वेश्चन क्या आता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। एंड्रॉइड, विस्ता, आईओएस और लिनक्स, ये आपके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है मैं आपको एक समझा देता हूं, ये आपको देख लेना है। पेपर में आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन क्या है आप कमेंट करेंगे, ठीक है? मैं आपका क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन क्या है? ए है एंड्रॉइड, बी है विस्ता, सी है आईओएस और ऑप्शन डी है आपका यहां पर क्रोम, ओपेरा। जो ओपेरा ब्राउजर होता है ना, ओपेरा मिनी, आपके फोन में होगा ओपेरा मिनी, वो आ गया। चलिए, और ये डी नहीं है, चलो ये डी है आपका ओपेरा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आप देखोगे सर ने बताया था एंड्रॉइड भी है, विस्ता भी है, आईओएस भी है, ओपेरा मिनी तो नहीं होता। या इसी की जगह मैं डाल दूंगा यूसी, वो भी नहीं होता। वो ब्राउजर है, ये सारे ब्राउजिंग करते हैं। क्लियर है? ये अभी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो हुआ था अभी अभी वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी तरीके से आते हैं। समझ गए? तो मैंने ये क्यों बताया कि आपको ये चीज देखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है आप समझ गए होंगे। क्लियर है? अच्छा, अगली चीज देखते हैं। 1 टेराबाइट 1 TB किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट इज इक्वल टू व्हाट? 1024 GB के बराबर होता है। इसको बड़े प्यार से समझेंगे, 1024 GB के बराबर होता है। देखिए इसको समझाता हूं मैं आपको, बड़े इत्मीनान से चीजों को देखना है और इस चीज को बहुत आराम से समझना है। क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, इसको देखिए। ये टीबी जीबी वाला ये सारा आप समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है, आपके माइंड में बस एक चीज होनी चाहिए, सर 1024। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप रिलेट करिए अपने से। जब मैं आपसे बोलूं कि यार, हम बोलते हैं यार 1 KB, 1 KB, 1 KB, अगर मैं 1 KB, जैसे मैं 1024 KB को मिला दूं, 1024 KB, 1024 KB को मैं मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा? 1 MB। समझ पा रहे हैं? जब मैं 1024 MB को मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1 GB। और जब मैं 1024 GB को मिला दूंगा तब ये क्या बन जाएगा? 1 TB। ठीक है सर, ये केबी एमबी जीबी क्या है? केबी मतलब किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? अब आप देखिए, आप बोलते हैं यार सर ये तो 2 MB की है, ये गाना तो 5 MB का है, ये वीडियो तो 10 MB की है, ये मूवी तो 2 GB की है। अगर 2 GB की मेमोरी है, ये फिल्म तो 1 GB की है, तो अगर मैं बोलूं 1 GB के, तो मैं डायरेक्ट ये भी तो बोल सकता हूं सर ये मूवी 1024 MB की है। तो अगर आप बोले सर मेरे पास 1 GB का मेमोरी कार्ड है, तो आपके पास 1 GB का मेमोरी कार्ड है, मतलब 1024 MB है उसके अंदर। 1000 नहीं है, 1024 MB है। समझ में आया? ये 1024 और ये क्या सिस्टम है। सारे क्वेश्चन अब मैं कुछ भी बना दूं, आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। क्लियर हुई बातें? समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या होता है? इन चीजों को लिख लेना, समझ जाओगा। 1024 केबी आता है, केबी के बाद एमबी आता है, फिर जीबी आता है, फिर टीबी आता है, फिर ये चीजें बढ़ती जाती है। समझ गए? टीबी तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे छोटा केबी, इससे छोटा बिट्स और बाइट्स भी आता है, उनको भी हम समझेंगे। क्लियर है? आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम इनको समझ रहे होंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में किसको नियुक्त किया है? फटाफट से कमेंट करिएगा, फटाफट से कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट करें। महिला, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच, भारतीय महिला क्रिकेट टीम। Which of the following has been appointed by the BCCI as the new head coach of the Indian women's cricket team? फटाफट से बताइए। राहुल द्रविड़, रमेश पवार, अजय जडेजा या मोहम्मद अजहरुद्दीन? फटाफट से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप सभी के सही आ रहे हैं, रमेश पवार इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो था महिला क्रिकेट टीम। अगर मैं आपसे पूछूं पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो रवि शास्त्री उसका करेक्ट आंसर होता है। कौन है पुरुष के? रवि शास्त्री। क्लियर है? लिख लेना इसको भी, रवि शास्त्री। बीसीसीआई की बात चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देख लो यार। देखो, हम स्पोर्ट्स के क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहे हैं, करंट वाले क्वेश्चन नहीं है ये स्पोर्ट्स के। ये स्पोर्ट्स के वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। कैसे? आपसे पूछा जाता है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? याद आया? अगर आपने पेपर दिया है तो आपसे पूछा जाएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट, डी वॉलीबॉल।
क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल। अब आप समझ चुके हैं कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं और आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। क्लियर है? कंप्लीट लेक्चर देखने, हफ्ते में एक दिन आ रहा है यार, निकालो टाइम। हर सैटरडे को क्लास आया करेगी। क्लियर है? एवरी सैटरडे लाइव आकर ही देखना। हर शनिवार को क्लास आएगी आपकी, शाम को 6 बजे रखेंगे। चलिए ठीक है, ये भी अनाउंसमेंट है। हर शनिवार शाम 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आया करेगी। क्लियर है? अब देखिए, भारत में क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से है? सैयद मुश्ताक अली, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। क्लियर है? बीसीसीआई के प्रशासन के लिए 4 सदस्य पैनल में महिला सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डायना एडोल्जिक। ठीक है, इनको किया गया, ये पहली महिला जो इन 4 पैनल के सदस्य में एड ऑन की गई है। वर्तमान बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो दादा इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। क्लियर हो गया? ये ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। इसी में एक और रहेगी आपकी, कौन सी? रणजी ट्रॉफी। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा, रणजी ट्रॉफी, वो भी क्रिकेट से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आपको इस लेक्चर को कम से कम 2-3 बार देख लेना है, फिर तो आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट रहे हो तो लेटे लेटे डबल एक्स स्पीड पे देख लिया, समझ रहे हैं? तो इससे चीजें माइंड में रिकॉल होती हैं। क्लियर है? हाल ही में आईसीसी रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो बिल्कुल हमारा प्यारा भारत इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले भी था, अभी भी है, और इंडिया हमेशा नंबर 1 पर ही रहेगा। क्लियर है? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पर इंडिया। न्यूजीलैंड सेकंड पर है। क्लियर है? ये सेकंड नंबर पर है। चलिए आईसीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी है इंटरनेशनल, ठीक है, बीसीसीआई है भारत का। समझ पा रहे हैं ये चीजें? पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? कब किया गया था? 1975 में। सर कहां किया गया था? तो पहला विश्व कप जो था वो आपका आयोजित किया गया था इंग्लैंड में। क्लियर है? और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? कौन सी टीम जीती थी? तो वेस्ट इंडीज इसको जीती थी। ठीक है, कौन जीती थी? वेस्ट इंडीज इसको जीती थी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आईसीसी का मुख्यालय कहां है? तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी? दुबई इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909, 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। फटाफट से कमेंट करते जाइए, लेक्चर पसंद आ रहे तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना मत भूलना। आज फिर आपको रिमाइंड दिला रहा हूं। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, बाकी हमने मई के समय में जो इंपॉर्टेंट डेज थे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 मई। क्लियर है? कब मनाया गया था? 11 मई सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इस चीज को समझते हैं। इश्यू ऑफ द डे, हमने 1 से लेकर 15 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे क्या? 16 मई से आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मई से पहले के भी, जनवरी के, फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के क्या करंट अफेयर्स पढ़नी है इसी तरीके से। अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी लेकर आ जाऊंगा, वरना आगे तो अब सीरीज कंटिन्यू रहेगी। क्लियर है? और हर एक लेक्चर के लास्ट में मैं देखना चाहूंगा कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इश्यू ऑफ द डे रहा करेगा हमारा इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन इन स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, छात्र जीवन पर लॉकडाउन का प्रभाव। आप एक स्टूडेंट हैं तो लॉकडाउन का आपकी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताना है, सर लॉकडाउन का मेरी लाइफ में ये प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं उस बच्चे का कमेंट को जरूर लेकर आऊंगा जो सबसे बढ़िया इसका मतलब सही तरीके का एक आंसर देगा। पसंद आ रहा है तो इस लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत छोड़ना। कमेंट करके जरूर इस मुद्दे को बताना। ऐप डाउनलोड कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। रिवाइंड करके भी इसको देखना। ठीक है, और ये जो आपको लेक्चर देखते हैं इनको जरूर देखना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।